2010 में मुंबई के अल्टमाउंट रोड पे एंटीलिया फाइनली बनके तैयार हुआ। ये घर बर्किंघम पैलेस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे महंगा घर था। पर दोस्तों, असली शॉकिंग बात सुनिए, इस मेगा मेंशन के सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे मुंबई का अगला सबसे महंगा घर बनके खड़ा हो गया। नाम था अबोड और उसके मालिक अनिल अंबानी, जो साल 2008 में 2,91,000 करोड़ की नेटवर्क के साथ वर्ल्ड के 6वें सबसे अमीर आदमी थे। मोटा भाई मुकेश अंबानी से तो काफी आगे। साथ में इनके पास कई प्राइवेट जेट, हॉलीवुड स्टाइल डील्स और इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ भी लाया था। लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि ये अगले धीरूभाई अंबानी है। लेकिन आज वही आदमी यूके की कोर्ट पे खड़ा होकर कहता है, मैं बर्बाद हो चुका हूं। आज अनिल अंबानी पे कहीं ईडी रेड कर रही है तो कहीं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। बैंक से तो ऑलरेडी उन्हें फ्रॉड घोषित कर दिया है और ग्रुप कंपनीज अब अपने ही फाउंडर से दूरी बना रही हैं। और अनिल अंबानी एक कमबैक के पीआर की इवेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बात बताऊं दोस्तों, ये बाहर से कमबैक दिख रहा है बट अंदर से अनिल अंबानी का पूरा साम्राज्य टूट चुका है। आज हम डिकोड करेंगे वो शॉकिंग डिसीजंस जिसने अनिल अंबानी को एशिया के सबसे बड़े टाइकून से जीरो पे लाके खड़ा कर दिया। साथ ही जानेंगे मोटा भाई मुकेश अंबानी का वो बिजनेस मूव जिसने छोटे भाई को जेल का रास्ता दिखा दिया है। अनिल अंबानी के पूरे बिजनेस मॉडल को पढ़ने के बाद मैं शॉक्ड हो गया और ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे एफर्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू से शुरू करते हैं और अनिल अंबानी की पूरी कहानी बताते हैं आपको। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल नोट। तो साल 2002 में अचानक से इंडिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी जी का निधन हो जाता है। लेकिन वो पीछे छोड़ गए करीब 60,000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर और 2 बेटे मुकेश और अनिल अंबानी। और यहीं से शुरू होती है कहानी जो इवेंचुअली बन जाती है इंडिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट स्प्लिट। बट सबसे पहले समझते हैं अनिल अंबानी कौन है। तो धीरूभाई अंबानी के ये छोटे बेटे थे जिन्होंने एमबीए वॉर्टन से किया। एक शार्प, एग्रेसिव और एक्सट्रीमली एम्बिशियस आदमी। जहां मुकेश क्वाइट और ऑपरेशन फोकस रहते थे, वहीं अनिल मीडिया सेवी और डील मेकर थे। 1990 में अनिल ने रिलायंस का एंटायर टेलीकॉम विजन बिल्ड किया था। उनकी वजह से ही रिलायंस इन्फोकॉम लॉन्च हुआ था, जिसका एड आपको याद होगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अनिल के लीडरशिप में रिलायंस ने टेलीकॉम सेक्टर में धमाका किया था। पहली बार देश में फोन अफोर्डेबल हुआ था और इंटरनेट भी एक्सेसिबल हुआ था। और अनिल अंबानी इंडिया के टेलीकॉम रिवॉल्यूशन के फेस बने थे। लेकिन 2002 में जब धीरूभाई अंबानी चले गए तो शुरू हुआ सक्सेशन बैटल। असल में धीरूभाई ने कोई क्लियर अपना विल छोड़ा नहीं था, जिस वजह से दोनों भाइयों में ब्रूटल पावर स्ट्रगल शुरू हो गया। और इवेंचुअली 2005 में उनकी मां ने इंटरवीन करके फोर्स सेटलमेंट कराया, जहां मुकेश अंबानी को मिला रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, ऑयल और गैस। वहीं अनिल अंबानी को मिला टेलीकॉम, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल और एंटरटेनमेंट। पेपर पे देखेंगे तो एक फेयर डील लगेगी, लेकिन उस समय के हिसाब से अनिल अंबानी को बेस्ट सेक्टर्स मिले थे और अनिल अंबानी बन गए रिलायंस ईडीए ग्रुप के चेयरमैन। साल 2005 से 2008 तक अनिल अंबानी अनस्टॉपेबल थे। रिलायंस कम्युनिकेशन इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर बन चुकी थी 100 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। वहीं रिलायंस पावर का जब आईपीओ 2008 में आया तो वो उस समय का इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ था 11,700 करोड़ का। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ले रही थी पूरे इंडिया में और रिलायंस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में रैपिडली एक्सपेंड कर रहा था। और जहां बची एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट की बात, तो बिग एफएम, रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक डील कर रहा था। अब 2008 में जब फोर्ब्स की लिस्ट आती है सबसे रिचेस्ट की, तो अनिल अंबानी दुनिया में 6ठे सबसे अमीर बनते हैं $42 बिलियन के साथ और मुकेश अंबानी 14वें पोजीशन पे आए थे। इमेजिन करिए, छोटा भाई बड़े भाई से सक्सेसफुल हो चुका था ज्यादा। मीडिया ने अनिल अंबानी को सर पे चढ़ा लिया था और अनिल अंबानी भी इसे वैसे ही एड्रेस करते थे, लाइक ए रॉक स्टार। वो प्रॉमिसेस करते थे, वी विल बी डेट फ्री, और कई तरह के नए प्रॉमिसेस उन्होंने किए कि हम पावर प्रोजेक्ट से नंबर 1 बनेंगे। इन्वेस्टर्स पागल हो चुके थे। रिलायंस ईडीए ग्रुप का स्टॉक मार्केट कैप करीब 2.5 लाख करोड़ पहुंच चुका था। बट यही एक पैटर्न शुरू हो रहा था जो इवेंचुअली उनके फॉल का रीजन बना। तो पैटर्न था ओवर प्रॉमिसिंग। अनिल का सिग्नेचर मूव था, बड़ा अनाउंस करो और छोटा डिलीवर करो। हर सेक्टर में गेम चेंजिंग प्रोडक्ट वो अनाउंस करते, पावर प्लांट, मेट्रो, डिफेंस डील, फिल्म प्रोडक्शन। लेकिन एग्जीक्यूशन वो दूसरी कहानी थी।
कोई प्रोजेक्ट पूरी तरह इंप्लीमेंट ही नहीं होता। अब सितंबर 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसमें लेमन ब्रदर कोलैप्स हो गए। इसका रिजल्ट इंडिया पे भी पड़ा और स्टॉक मार्केट क्रैश शुरू हो गया। रिलायंस एडीए स्टॉक भी गिरने लगे, बट ये सिर्फ एक ट्रिगर था। असली प्रॉब्लम था अनिल अंबानी की स्ट्रैटेजी में। असल में उनकी पहली मिस्टेक थी डेट ट्रैप। देखो, बिजनेस ग्रो करने के लिए डेट तो लेना होता है, बट अनिल अंबानी ने क्या किया, उन्होंने एग्रेसिव एक्सपेंशन किया हर सेक्टर्स में बिना प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस के। जैसे कि पावर प्लांट बिल्ड करने के लिए मैसिव लोन्स उठाए, टेलीकॉम नेटवर्क एक्सपेंड करने के लिए कई सारी बोरोइंग करी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए भी डेट लिया और फिल्म प्रोडक्शन, डीटीएच और ब्रॉडबैंड सब में उन्होंने पैसा लगा दिया। टोटल ग्रुप पे 2010 में डेट करीब 1,70,000 करोड़ से ज्यादा हो गया था। अगर देखेंगे तो ये कई देशों की जीडीपी के बराबर होगा। अब असली प्रॉब्लम थी, ये डेट प्रॉफिटेबल बिजनेसेस से नहीं आ रहा था। ये डेट फ्यूचर का होप पे बेस्ड था। जैसे कि पावर प्लांट बनेगा तो प्रॉफिट होगा, टेलीकॉम में मार्केट शेयर बढ़ेगा तब कैश फ्लो आएगा, मेट्रो प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होंगे तब उसका रिटर्न मिलेगा। बट रियलिटी जब आप चेक करो तो उस समय टेलीकॉम बिजनेस ब्रूटल कंपटीशन फेस कर रहा था, पावर प्रोजेक्ट डिले हो रहा था और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रेगुलेटरी हर्डल चल रहा था। ये इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ही खत्म हो गई। रियल फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी का पता लगाना ही मुश्किल हो गया। एक कंपनी डूबती तो दूसरे सभी कंपनियों को वो लेके डूबने लगी। अब फिर आया असली चैलेंज मार्केट में, जियो। असल में मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो लॉन्च किया फ्री डेटा और कॉल के साथ, जिसने पूरी भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री हिला दिया। कंपटीटर्स की लिटरली मार्केट में बैंड बज गई। अब इसका इंपैक्ट रिलायंस कम्युनिकेशन में भी पड़ा, जो कभी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर थी, वो रातों रात बर्बाद हो गई। कस्टमर बेस लगातार श्रिंक होना शुरू हो गया, रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ और डेट बढ़ के करीब 45,000 करोड़ तक पहुंच गया। अनिल अंबानी ने वो सब कुछ ट्राई किया उस समय जो उन्हें कर सकते थे, जैसे कि वो एयरसेल के साथ मर्ज होने की कोशिश की, वो भी फेल हो गया। उन्होंने रिलायंस जियो को अपनी कंपनी बेचने की कोशिश किया, बट वो भी फेल हो गया, गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं मिला। साथ ही उन्होंने डेट को रीस्ट्रक्चर करने की भी कोशिश किया, बट वो भी फेल हुआ। अब 2017 तक क्लियर हो गया था कि रिलायंस कम्युनिकेशन डूब रही है और ये बिगिनिंग थी डोमिनो इफेक्ट की। अब डोमिनो इफेक्ट होता है कि जब एक कार्ड गिरता है तो पूरा डेक गिर जाता है, और ऐसा ही अनिल अंबानी के साथ असल में हुआ। रिलायंस कम्युनिकेशन बैंक्रप्सी में चला गया, जिसपे 45,000 करोड़ का डेट था। वहीं दूसरी तरफ रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग, जो कि शिपयार्ड कंपनी थी, उनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, डिले हो रहा था और कॉस्ट भी उनको नहीं मिल पा रहा था। वहीं रिलायंस कैपिटल आईएलएफएस क्राइसिस के बाद एनबीएफसी सेक्टर भी क्रैश होने लगा। आरबीआई ने अपना पूरा कंट्रोल ले लिया। अगली कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस का हाल समझिए, ये दोनों रिजोल्यूशन में चले गए, कंप्लीट मैनेजमेंट यहाँ पे चेंज हो गया और रिलायंस मीडिया वर्क, बिग एफएम सब बिक गए या बंद हो गए। एक एक करके सारी कंपनीज अनिल अंबानी के हाथ से निकलने लगी। लेकिन सबसे पेनफुल मोमेंट हुआ फरवरी 2019 में। अनिल अंबानी बस कुछ ही घंटों दूर थे जेल जाने से। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि एरिक्सन का 550 करोड़ का पेमेंट उनको तुरंत करना था, नहीं तो 3 महीने की उन्हें जेल होने वाली थी। अब सोचिए, दुनिया का एक समय का छठा सबसे अमीर आदमी जेल जाने वाला था कुछ बिल्स के वजह से। अब लास्ट मोमेंट में यहाँ पे बड़े भाई मुकेश अंबानी सामने आते हैं और उन्होंने 450 करोड़ भरा और अनिल अंबानी को जेल जाने से बचा लिया। ये मोमेंट सिंबॉलिक था कि छोटा भाई कभी बड़े भाई से आगे निकल चुका था, लेकिन आज भी वो अपने सर्वाइवल के लिए उसी पे डिपेंड है। लेकिन दोस्तों, कोलैप्स की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, वर्ष अभी भी होना बाकी था। साल 2016 में जब जियो के इफेक्ट से आरकॉम का मार्केट शेयर 10% से नीचे चला गया और कंपनी के ऊपर 45,000 करोड़ से ऊपर का डिप हो गया, इस सिचुएशन में अनिल अंबानी पैनिक हो गए और वो डेस्परेटली एक नॉन स्टॉप कैश पाइपलाइन ढूंढ रहे थे। और तब इस स्टेज में एंट्री होती है राणा कपूर की। राणा कपूर यस बैंक के सीईओ थे, जो ऐसे ही डूबती हुई कंपनीज में बिग टिकट लोन्स देने के लिए फेमस थे। अब 2017-18 के बीच यस बैंक ने अनिल अंबानी ग्रुप को करीब 2796 करोड़ का लोन दिया। अब इससे अनिल अंबानी का स्ट्रेस थोड़े दिन तो कम हुआ, लेकिन 2019 में राणा कपूर का डीएचएफएल ब्राइबरी केस सामने आया। ईडी ने राणा कपूर की कंपनीज को ट्रेस किया तो अनिल अंबानी ग्रुप लॉस तक के भी ट्रेल सामने आ गए। और जब अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की फॉरेंसिक ऑडिट हुई तो ईडी और सीबीआई के कान खड़े हो गए।
अब 2020 में सीबीआई ने अनिल अंबानी के ऊपर एफआईआर फाइल की और सीबीआई के चार्जशीट के हिसाब से जो भी लोन अनिल अंबानी ग्रुप को मिला था उस समय उनके ऊपर कोलेटरल काफी वीक था, कैश फ्लो लो था और डेट ओवरलोडेड हो चुके थे। ये लोन हाई रिस्क कैटेगरी में था, फिर भी सैंक्शन हो गया और उसके कुछ टाइम बाद एलिजिडली ब्राइब ट्रांजैक्शन भी डिटेक्ट हुए, टोटल 285 करोड़ रुपए। ये पैसा एलिजिडली यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर की फैमिली को दिया गया और इसी को सीबीआई ने बोला क्विड प्रो क्यो, यानी लोन के बदले में फेवर देना। ऑडिट की रिपोर्ट में पाया गया कि बोरोड पैसा कंपनी में पूरी तरह सर्कुलेट हुआ है, कुछ फंड अनरिलेटेड पर्पसेस में भी यूज हुए हैं और कुछ से लोन सेटल किए गए हैं। प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रेल भी कंपनी की मिसिंग थी और फॉरेंसिक ऑडिट में पता चला अनिल अंबानी ग्रुप ने करीब 31,580 करोड़ रुपए का मल्टीपल बैंक से टोटल लोन लिया है, जिसमें से 13,667 करोड़ रुपए सेटलमेंट में यूज हुआ, बाकी 12,692 करोड़ डाइवर्ट कर दिया गया और 6,000 करोड़ से ज्यादा अनऑथराइज यूज हुआ है। ये नंबर इतने बड़े थे कि एसबीआई ने 2020 में अनिल अंबानी को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया। कैनरा बैंक ने भी यही टैग दिया और 2025 में फाइनल फ्रॉड टैग कंफर्म हो गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब भी चेस में राजा मुश्किल में होता है तो रानी की कुर्बानी देनी होती है और ऐसा ही कुछ अनिल धीरूभाई ग्रुप में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ राजा उनकी कंपनीज है जिसको किसी भी हाल में सेव करना है। अब कंपनीज ने अनिल अंबानी से दूरियां बनानी चालू कर दिया है। अनिल की बची हुई कंपनीज अब स्टेटमेंट जारी कर रही हैं कि अनिल अंबानी हमारे बोर्ड में 2022 से तो है ही नहीं। कुछ कह रहे हैं कि वो हमारे डे टू डे मैनेजमेंट में कभी इन्वॉल्व ही नहीं हुए और आरकॉम का तो कहना है कि वो 6 साल पहले हमसे रिजाइन कर चुके हैं। मतलब खुद की कंपनी से कह रही हैं कि वो हमारे साथ नहीं है। ये हो रहा है डैमेज कंट्रोल करने के लिए कि जितना भी बिजनेस बचा है उसको बचा के रखा जाए। अब दोस्तों एक और बात, 2024 के एंड में एक हाई बिल्ड होना शुरू हुआ। अनिल अंबानी मार्केट में कमबैक कर रहे हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि सितंबर 2024 में अनिल की रिलायंस इंफ्रा ने 3,000 करोड़ का प्रेफरेंशियल इशू किया था, साथ में 3,000 करोड़ का QIP भी, जिससे कि स्टॉक 20% बढ़ा था। अक्टूबर 2024 में भी रिलायंस पावर ने करीब 1525 करोड़ अमाउंट भी रेस किया, जिससे उसका भी स्टॉक ऊपर गया। और दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट के बाद सीएम फडणवीस के ओथ टेकिंग सेरेमनी के फ्रंट रो में अनिल अंबानी थे। ये फुल PR मूवमेंट था। साथ ही जून और जुलाई 2025 में इन्होंने डिफेंस, सोलर, MRO डील्स अनाउंस किया। अब मीडिया पूरी तरह कहने लगी कि अनिल कमबैक कर चुके हैं, क्योंकि अनिल की कंपनीज प्रॉफिट दिखाने लगी थी। लेकिन आइए इस प्रॉफिट के पीछे की असली सच्चाई आपको खोल के रख देते हैं। तो सबसे पहले रिलायंस पावर ने 2,948 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया फाइनेंशियल ईयर 25 में। लेकिन सच्चाई क्या थी समझिए, कोर बिजनेस का लॉस था 237 करोड़। प्रॉफिट सिर्फ एक अकाउंटिंग ट्रिक से आया। पुरानी सब्सिडी विदर्भ को लेंडर्स ने टेक ओवर कर लिया। कंपनी के बुक से उसका नेगेटिव नेटवर्थ हटा दिया गया, जिससे कि प्रॉफिट सीधा दिख गया। ये रियल प्रॉफिट नहीं है। अब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के 9,000 करोड़ के प्रॉफिट को भी समझिए। इसका एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 958 करोड़ था। बाकी 6,000 करोड़ से ज्यादा रेगुलेटरी इनकम है। ये क्या होता है? मतलब दिल्ली के इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर से कंपनी ने लास्ट 20 सालों में 30,000 करोड़ का बिल रिकवरी पेंडिंग रखा हुआ है। कोर्ट ने बोला कि अगले 4 साल में ये सब रिकवर करो, पर प्रैक्टिकली ये होना बहुत मुश्किल है। लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट के पेपर्स में दिखा दिया है सब। अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इनका कैश फ्लो गिरा है, डेट रीपे करने की कैपेसिटी कम हो गई है और टीवी पे प्रॉफिट फ्लैश किया जा रहा था ताकि इनका एक PR मूवमेंट बनाया जा सके। अनिल अंबानी के डिफेंस के ड्रीम को भी आपको बता देते हैं, जिसपे बड़ा हाइप है। इसका रेवेन्यू 10 करोड़ से बढ़ के 678 करोड़ पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 25 में, क्योंकि इंडिया की बिगेस्ट प्राइवेट MRO एयरवर्क्स को इन्होंने 20,000 करोड़ में एक्वायर किया। लेकिन इस मार्केट में टाटा, L&T, महिंद्रा, GSW सब हैं। अनिल के लिए यह मार्केट ऑलरेडी ओवर क्राउडेड हो चुका है। मैं पहले ही बता दूं, यहां भी ये फेल होने वाले हैं, क्योंकि डिफेंस में कैपिटल, क्रेडिबिलिटी और क्लीन बुक्स चाहिए, जो इनके पास नहीं है। आइए इनकी 2 मिस्टेक भी आपको बता देते हैं जिस वजह से ये फेल हुए। असल में धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस बिल्ड किया था ग्राउंड पे जाके। पहले एक बिजनेस परफेक्ट किया, फिर उसे एक्सपेंड किया। अब अनिल ने क्या किया समझिए, हर सेक्टर में साइमल्टेनियसली वो घुसते गए, लेकिन किसी भी एक सेक्टर को मास्टर नहीं किया। टेलीकॉम में एग्रेसिव एक्सपेंशन किया, पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल लोन, एंटरटेनमेंट, डिफेंस, हर जगह गए। लेकिन रिजल्ट क्या रहा?
इन्होंने कोई भी बिजनेस को सॉलिडिफाई नहीं किया, सब हाफ बेक बिजनेस ही रह गए। इसीलिए बिजनेस का बड़ा लेसन है कि आप एक बिजनेस को पहले मास्टर करिए, तब दूसरे बिजनेस की तरफ जाइए। और यही बड़ी गलतियां फाउंडर्स किया करते हैं। अब दूसरा बड़ा इनका मिस्टेक समझिए, अनिल ने अपनी कंपनीज को एक दूसरे के साथ इंटेंगल कर दिया। मतलब रिलायंस कैपिटल रिलायंस कम्युनिकेशन को लोन दे सकती थी, वही रिलायंस इंफ्रा रिलायंस पावर को फंड कर सकती थी, और रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा को लोन दे सकती थी। अब इसमें क्या बुरा है? यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। इन्वेस्टर समझ ही नहीं सकता है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन रियली में है क्या, और ऐसे में रेगुलेटरी स्क्रूटनी का भी बड़ा खतरा होता है। फंड डाइवर्जन के एलिगेशन यहाँ पे आपके ऊपर आसानी से लग सकते हैं अगर आपके मल्टीपल बिजनेस एक दूसरे के साथ फंड शेयर करते हैं तो। और यही अनिल अंबानी के साथ हुआ। जब इन्वेस्टिगेशन भी किया गया तो उनके पैसों को आसानी से ट्रैक ही नहीं किया जा पाया, जिससे फ्रॉड साफ साफ सामने दिखने लगा। इसीलिए बिजनेस को हमेशा ट्रांसपेरेंट और एक स्ट्रक्चर के साथ करना चाहिए। दोस्तों, अनिल अंबानी की कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन के उठने और गिरने की कहानी नहीं है। ये भारत का सबसे महंगा MBA डिग्री है, जिसकी फीस 2,91,000 करोड़ थी, और सिलेबस था ओवर एक्सपेंशन, डेट एडिक्शन और वीक गवर्नेंस और रॉन्ग बेट एट द रॉन्ग टाइम। ये कहानी हमें दिखाती है बिजनेस में सक्सेस इनहेरिटेड नहीं होता है, हमेशा अर्न करना पड़ता है। एम्बिशन तो जरूरी है, पर एग्जीक्यूशन उससे भी ज्यादा जरूरी। अगर इस वीडियो से आपको एक भी इंसाइट मिला है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, ताकि इंडिया का हर बिजनेस माइंडसेट इंसान दुनिया में सबसे महंगा बिजनेस लेसन फ्री में सीख सके। और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से अनिल अंबानी के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन क्या था। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से।